तलाक, सी सिटी, बेसिन शेल कॉफी। बरसात का मौसम था और लगातार बारिश हो रही थी। मिस लियू, जो सफ़ेद कॉलर वाली शर्ट पहने हुए थी, ने जियानजिंग एयर के सामने एक कागज़ का टुकड़ा रखा। मिस लियू ने कहा, जियानजिंग आपको समझना चाहिए कि राष्ट्रपति हो का क्या मतलब है। जियानजिंग एयर ने भावशून्य भाव से अपने सामने रखे तलाक के समझौते को देखा। जियानजिंगर ने कहा, क्या आजकल लोगों को तलाक के लिए अदालत में आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती? इसके अलावा क्या ये वही है जो जुनलाई चाहता है, या जो आप चाहते हैं? जियानजिंग के चेहरे पर आत्महीनता वाली मुस्कान थी। जियानजिंग एयर ने सोचा था कि हो जुनलाई उसके जीवन का प्यार होगा। वे दोनों कई वर्षों से एक साथ थे और उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया था। पिछले 3 वर्षों में वे बहुत आनंद और हंसी से भरे रहे थे। लेकिन अब बात यहाँ तक आ पहुंची है, किसे दोषी ठहराया जा सकता है? जियानजिंग जुनलाई से बहुत प्यार करती थी। जुनलाई का इंतजार करने के लिए उसने हर तरह के बेहतरीन पुरुषों को ठुकरा दिया। वह हर दिन समय पर काम से घर आती थी और शायद ही कभी खरीदारी करने जाती थी। उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। जियानजिंग को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? या फिर उनके पति, जिन्होंने अपना करियर शून्य से बनाया था और जो एक अलग थलग व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, को दोषी ठहराया जाना चाहिए? अब यह अर्थहीन था। मिस लियू के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था और उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, जियानजिंग अब राष्ट्रपति हो को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पहले वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन अब तुम उनके लायक नहीं रहीं। मिस्टर हो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सीईओ हैं। आप एक घटिया डॉक्टर हैं। इस बिंदु पर मिस लियू ने जानबूझकर एक पल के लिए रुककर धीरे धीरे आगे कहा, तलाक के कागजात पर जल्दी से हस्ताक्षर करना बेहतर है। सीधे शब्दों में कहें तो आप अभी राष्ट्रपति हो के साथ रहने के लायक नहीं हैं। राष्ट्रपति हो को भविष्य में एक और अधिक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ होना चाहिए। उन्हें निश्चित रूप से आप जैसे साधारण और अक्षम व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। जियानजिंग शांत और चुप रही। जब मिस लियू ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत भौहें सिकुड़ते हुए कहा, राष्ट्रपति हो ने आपको पहले ही काफ़ी सम्मान दे दिया है। आपको ये जानना होगा कि भले ही आप इस पर हस्ताक्षर न करें, राष्ट्रपति हो के पास तलाक लेने का एक तरीका है। जियानजिंगर, इसे आगे मत खींचो। अतीत को पीछे छोड़ देना सभी के लिए बेहतर है। मिस लियू की बातें सुनकर जियानजिंग आत्महीनता से हंस पड़ी। जियानजिंगर इस बात पर हंस रही थी कि उसका प्यार कितना बेकार था। वह इस बात पर हंस रही थी कि जिसे वह कभी अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना समझती थी, वह अब नष्ट होने जा रहा था। जब उसे मदद की जरूरत पड़ी तो उसने अपनी तथाकथित साधारण पत्नी की तलाश की, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक चल रहा था और उसका करियर आगे बढ़ गया था, तो उसे छोड़ दिया गया था। जब मिस लियू ने जियानजिंग एयर की मुस्कुराहट देखी तो वह भौचक्की रह गई। मिस लियू ने पूछा, इसमें मजाक क्या है? मिस लियू का सवाल सुनकर जियानजिंग धीरे धीरे शांत हो गई। जियानजिंग ने उदासीनता से कहा, मैं इस दयनीय प्रेम पर हंस रहा हूँ। उस समय मैंने, जियानजिंगर ने, इतने सारे लोगों में से हो जुनलाई को चुना था। मैंने सभी की आपत्तियों को नज़रअंदाज किया और सोचा कि हो जुनलाई ही मेरा सच्चा प्यार है। हो परिवार बहुत खुश था। अभी कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन हो जुनलाई मुझे भूल चुकी है। क्या प्यार, क्या हो परिवार? जियानजिंग की आंखों में उपहासपूर्ण भाव था जब वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोल रही थी। जियानजिंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि मिस लियू का चेहरा कितना बदसूरत था। उसने कहा, हो जुनलाई को आकर मुझे व्यक्तिगत रूप से देखने दो। तुम कौन हो जो मुझे ये बता रही हो? इतना कहकर जियानजिंग उठकर चला गया। मिस लियू बदसूरत भाव के साथ सोफे पर बैठ गईं। चाहे जो भी हो जुनलाई के दाहिने हाथ के रूप में मिस लियू को स्वाभाविक रूप से गर्व की भावना थी। जब ऐसे नीच व्यक्ति ने उसे कुछ नहीं कहा तो वह क्रोधित कैसे न होती। मिस लियू खड़ी होने ही वाली थी कि तभी कोई अंदर आया। जो व्यक्ति अंदर आया था उसने उच्च गुणवत्ता वाला हस्तनिर्मित सूट पहना हुआ था। इस अलग थलग व्यक्ति से सीईओ जैसी आभा झलक रही थी। जब मिस लियू ने उस आदमी को देखा तो वह तुरंत दौड़कर गई और सिर झुकाकर बोली, राष्ट्रपति हो। जो व्यक्ति अंदर आया उसका नाम हो जुनलाई था। जब जियानजिंग एयर ने हो जुनलाई को देखा तो उसने शांति से कहा, बैठो। हो जुनलाई ने सिर हिलाया और मिस लियू के पास बैठ गई। अपने चेहरे पर आत्महीन मुस्कान के साथ जियानजिंग एयर हो जुनलाई के सामने बैठ गई। वे दोनों चुप थे। माहौल तनावपूर्ण लग रहा था। अंत में जियानजिंग एयर ने तलाक के समझौते को फिर से हो जुनलाई के सामने रखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूं? हो जुनलाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियानजिंगर इतनी सीधी सादी होगी। किसी कारण से उसका दिल दुख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद हो जुनलाई ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, इस पर हस्ताक्षर कर दो। हमारे बीच का अंतर पहले से ही बहुत बड़ा है। हम पहले से ही दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं।
आप कुछ भी मांग सकते हैं। जब तक मैं ये कर सकता हूँ मैं निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करूँगा। क्या आपकी दुनिया में हर चीज़ की कीमत तय है? हो जुनलाई ने पहले ही अपनी सबसे बड़ी ईमानदारी दिखाई थी, इसलिए उनका मानना था कि इस दुनिया में कोई भी इस तरह के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगा। हालांकि जियान जिंग र के चेहरे पर मुस्कान थी जब वह अपने सामने खड़े अपरिचित परंतु परिचित व्यक्ति को देख रही थी। जियान जिंग र ने उदासीनता से पूछा, क्या आपकी दुनिया में हर चीज़ की कीमत इतनी स्पष्ट है? हो जुनलाई ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मिस लियू इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और डांटते हुए बोली, जियान जिंगर, तुम बहुत बेशर्म हो। राष्ट्रपति हो पहले से ही बहुत ईमानदार हैं। अगर राष्ट्रपति हो बहुत दयालु न होते तो तुम। मिस लियू की बात पूरी होने से पहले ही हो जुनलाई ने उन्हें बीच में रोका और कहा, मिंगयू, मैं उसे खुद बता दूंगी। मिस लियू ने जियान जिंगार की ओर गुस्से से देखा। जियान जिंग र एक आलसी व्यक्ति था जिसे विलासितापूर्ण जीवन का भ्रम था। कितना घृणित। हो जुनलाई ने गहरी सांस ली और शांति से कहा, जियान जिंग र, तुम। जुनलाई के बोलने का इंतजार किए बिना जियान जिंग एर ने हो जुनलाई को बीच में ही रोक दिया। जियान जिंगर ने तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद हम अच्छे संबंधों के साथ अलग हो जाएंगे। मैं भविष्य में तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगी। हम दिखावा करेंगे कि हम कभी मिले ही नहीं। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपना जवाब मिल गया। बस इतना ही काफ़ी है। ऐसा कहकर जियान जिंग र खड़ी हो गई और हो जुनलाई को उसकी आंखों में आंसू देखने से रोकने के लिए घूम गई। अभी अभी जियान जिंग र ने हो जुनलाई की आंखों में ज़बरदस्ती का निशान ढूंढने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से जियान जिंग र चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। हो जुनलाई की आंखों में जियान जिंग एर ने केवल गंभीरता और दृढ़ संकल्प देखा। पता चला कि हो जुनलाई वास्तव में तलाक चाहती थी। हो जुनलाई ने वास्तव में सोचा था कि जियान जिंग एर अब उसके लायक नहीं थी। क्या मजाक है। जियान जिंग र हंसने लगा। काफ़ी हंसने के बाद जियान जिंग र ने मुड़कर हो जुनलाई को मुस्कुराते हुए देखा। जियान जिंग एर ने कहा, 3 साल में बहुत कुछ बदल सकता है ना जुनलाई? ऐसा कहकर जियान जिंग र ने मुड़कर दृढ़ निश्चय के साथ वहां से प्रस्थान कर दिया। ये देखकर कि जियान जिंग र चला गया था, हो जुनलाई ने तुरंत राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अकेलेपन का निशान दिखाई दिया। मिस लियू हो जुनलाई से बहुत परिचित थी, इसलिए निश्चित रूप से वह जानती थी कि हो जुनलाई इस समय सचमुच थोड़ा दुखी थी। चाहे जो भी हो, यह उनकी युवावस्था का रोमांस था, एक अमित स्मृति। जिस क्षण जियान जिंग र ने उस पर हस्ताक्षर किए, इसका मतलब था कि उनकी जवानी का रोमांस खत्म हो गया था। वह दुखी कैसे न हो सकता था। मिस लियू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, प्रेसिडेंट हो, यह आपकी गलती नहीं है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। जियान जिंग र ही गलत है। अगर जियान जिंग र ने आपके नक्शे कदम पर चलने के लिए कड़ी मेहनत की होती और आपके जैसे ही स्तर पर रहता तो चीज़ें इस तरह खत्म नहीं होती। हो जुनलाई के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी जब वह खिड़की के बाहर हो रही बूंदाबांदी को देख रहा था और उदासीनता से बोला, मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को खो दिया है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। मिस लियू ने तुरंत कहा, राष्ट्रपति हो, भविष्य में कोई आपसे अधिक प्यार करेगा। ... ये परिवार के विला में। हो शियाओ यू चिल्लाया, माँ, हो गया। मेरे भाई और जियान जिंग र का तलाक हो गया है। अभी अभी जियान जिंग र ने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए हैं। जब हो परिवार को पता चला कि हो जुनलाई और जियान जिंग र ने सफलतापूर्वक तलाक ले लिया है तो वे मुस्कुराए। श्री हो शांत और मौन दिख रहे थे। श्रीमती हो के चेहरे पर मुस्कान बहुत बड़ी थी, मानो उन्होंने कोई महान कार्य कर दिखाया हो। बोलने वाली महिला हो जुनलाई की बहन थी। हो शियाओयू अपनी माँ के पास बैठी और बोली, माँ, हालांकि मेरा भाई बहुत दयालु है, लेकिन वह बहुत दयालु है। मैंने सुना है कि उसने न केवल जियान जिंग र को एक कार और एक घर दिया है, बल्कि उसने उसे 2 मिलियन युआन नकद भी दिए हैं। जैसे ही हो शियाओयू ने बोलना समाप्त किया, श्रीमती हो की आंखें चौड़ी हो गईं। श्रीमती हो गुस्से से चिल्लाई, तुमने क्या कहा? उसने उसे इतना पैसा दिया। ऐसा नहीं चलेगा, वह इतने पैसे से उसकी भरपाई नहीं कर सकता। हो शियाओयू ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ये सही है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा भाई किस तरह का व्यक्ति है। कोई भी उसका मन नहीं बदल सकता। हालांकि उसे जियान जिंग र को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि जियान जिंग र ने उस समय मेरी ट्यूशन फीस का भुगतान किया था, इसलिए मुआवजा इतना अधिक नहीं होना चाहिए। ये सही है। जब हो जुनलाई और जियान जिंग र की पहली शादी हुई थी तो हो परिवार एक साधारण परिवार था और वे थोड़े गरीब भी थे। सौभाग्य से जियान जिंग र के पास अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी थी। उसने कुछ पैसे बचाए और हो परिवार की मदद के लिए भी इस्तेमाल किए। इसमें हो शियाओयू की ट्यूशन फीस और रहने का खर्च शामिल था।
हालांकि श्रीमती हो को ये पता था, फिर भी वह जियान जिंगर को इतना मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं थी। श्रीमती हो ने श्री हो से कहा, कुछ तो बोलो। जुनलाई ने बहुत ज्यादा मुआवजा दे दिया है न? ये सच है कि जियान जिंग र ने उस समय हमारे परिवार की मदद की थी, लेकिन यह मत भूलिए कि पैसे कमाने के बाद जुनलाई ने जो पहला काम किया वह जियान जिंग र के माता पिता के लिए एक घर खरीदना और हमारे परिवार के लिए एक विला खरीदना था। हालांकि कानून के अनुसार जुनलाई और जियान जिंग र की संयुक्त संपत्ति है, जियान जिंग र को 2 मिलियन युआन नहीं दिए जाने चाहिए। मुझे पता है कि पिछले कुछ वर्षों में जियान जिंग र के सभी खर्चों का भुगतान जुनलाई ने किया था, इसलिए जियान जिंग र के पास अब बहुत पैसा होगा। अब उनका तलाक हो चुका है और हर कोई जानता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जियान जिंग एर अब जुनलाई के लायक नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से उसे इतना पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। वह घर पर्याप्त है। श्रीमती हो अभी भी इतना अधिक मुआवजा देने को स्वीकार नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने जियान जिंग एर के अतीत के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब मिस्टर हो ने अपनी पत्नी की बातें सुनी तो उन्होंने आह भरी और अपना सिर हिलाया। मैं और कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जियान जिंग र ने हमारे सबसे मुश्किल समय में हमारी मदद की थी। उस समय आपने जुनलाई और जियान जिंग र की शादी को मंजूरी नहीं दी थी। अब जुनलाई सफल हो गया है और बेहतर के लिए बदल गया है, लेकिन जियान जिंग र हमेशा हमारे लिए दयालु और पुत्रवत रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जुनलाई ने उसे बहुत ज्यादा दिया है। वास्तव में ये बहुत कम है। जब श्रीमती हो ने ये सुना तो वह और भी असंतुष्ट हो गई। वह तुरंत खड़ी हो गई और गुस्से से चिल्लाई, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि जियान जिंग र ने उस समय हमारे परिवार की मदद की थी, लेकिन यह मत भूलिए कि जुनलाई ने जियान जिंग र के माता पिता के लिए जो घर खरीदा था उसकी कीमत 10 लाख युआन थी। ये जियान जिंग र की भरपाई के लिए काफ़ी है। श्री हो ने तुरंत कहा, आप अब एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या आप भूल गए हैं कि अतीत में हालात कितने कठिन थे? इतना कहकर श्री हो ने एक आह के साथ अपना सिर हिलाया और जाने के लिए खड़े हो गए। वह हो परिवार के बाकी सदस्यों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता था। श्रीमान हो को आह भरते हुए जाते देख श्रीमती हो और भी क्रोधित हो गईं। हो शियाओयू ने तुरंत कहा, माँ नाराज मत होइए, मेरे पिता बूढ़े हैं, इसलिए अपने आप को उनके स्तर तक मत गिराए। मुझे लगता है कि हमें अभी जाकर जियान जिंग र से पैसे या घर वापस ले लेना चाहिए। मेरे पति अब ठीक हैं, लेकिन उन्हें और अधिक व्यापारिक सौदों पर चर्चा करने के लिए एक अच्छी कार खरीदने की ज़रूरत है। मैं भी उनकी मदद करना चाहती हूँ। श्रीमती हो के पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाराजगी से कहा, काश तुम अपने भाई की तरह परिपक्व और सफल हो पाते। लेकिन कोई बात नहीं, पैसे तो लौटाने ही होंगे। जुनलाई ने पहले ही उसे बहुत सारा मुआवजा दे दिया है। श्रीमती हो ने निर्णय लिया कि उन्हें पैसे वापस लेने होंगे। फिर श्रीमती हो को कुछ सूझा और उन्होंने आगे कहा, जियान जिंगर भले ही दयालु दिखती हो, लेकिन वह बाहर से काफ़ी चालाक है। अगर हम दोनों ही होंगे तो जियान जिंगर निश्चित रूप से हमें यह नहीं देगी। क्या तुम्हें वह लड़की याद है जो तुम्हारे भाई का पीछा कर रही है? उसका नाम लियू शिन र है। उसे बुलाओ और हमारी मदद करो। हो शियाओयू ने सिर हिलाया और कहा, क्या आप सिस्टर शिन एर के बारे में बात कर रहे हैं? माँ, चिंता मत करो, ये सबसे पहले बहन शिन एर का विचार है। जब तक आप सहमत हैं, हम अभी जियान शिन एर की तलाश करेंगे और पैसे वापस लेंगे। बहन शिन एर के आसपास होने के कारण मुझे विश्वास नहीं है कि जियान शिन एर पैसे वापस नहीं करेगी। जब श्रीमती हो ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत कपड़े पहने और जाने वाली थीं। श्रीमती हो ने कहा, चलो चलते हैं। मैं अपने बेटे की मेहनत की कमाई दूसरों को कैसे दे सकती हूँ? सी सिटी सेंट्रल रेजिडेंस। ये सी सिटी का सबसे बेहतरीन विला इलाका था। यहाँ रहने वाले सभी लोग सी सिटी के मशहूर लोग थे। विला में जियान जिंगर सोफे पर बैठी हुई आलीशान ढंग से सजाए गए घर को देख रही थी। ये बहुत ही अपरिचित होते हुए भी जाना पहचाना लग रहा था। उसे एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। इस विला को जियान जिंग र और हो जुनलाई ने शुरू से ही बनाया था। ये भी उनके कठिन प्रयासों का नतीजा था। हालांकि जियान जिंग र को इस दिन के आने की उम्मीद थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। ऐसी घटना को रोकने के लिए जियान जिंग एर ने हो जुनलाई को खुश करने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि अंत में जियान जिंग र की सारी सज्जनता निरर्थक थी। जियान जिंग र ने आह भरी और मेज पर रखी प्लेबॉय पत्रिका को देखा। कवर पर एक अलग और सुंदर आदमी था। जियान जिंग र ने देखा कि कैसे इस आदमी ने शुरुआत से ही सब कुछ शुरू कर दिया, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हो जुनलाई, जो कभी दूसरों की नज़र में उसके लायक नहीं थी, वह उसके स्तर से बाहर हो जाएगी। हो जुनलाई सी सिटी में एक बेहतरीन युवा उद्यमी बन गया था। एक खूबसूरत नवोदित के रूप में वह सी सिटी में अनगिनत युवा महिलाओं और लड़कियों के सपनों का राजकुमार बन गया था।
जियान जिंग र ने खुद से कहा, ये सही है। एक हंक जो कुछ भी नहीं से आया और अब अरबों की संपत्ति रखता है, उसे अनगिनत खूबसूरत और आकर्षक लड़कियां पसंद कर रही हैं। मेरे जैसा एक अनाम डॉक्टर उसके लायक कैसे हो सकता है? जियान जिंग र ने आत्महीनता से मुस्कुराते हुए कहा। शायद वह पहले ही जुनलाई की प्रतिष्ठा पर एक दाग बन चुकी थी। जियान जिंग र ने आह भरते हुए पत्रिका मेज पर रख दी। वह उसे दोबारा नहीं देखना चाहती थी। जियान जिंग र ने फिर से घर की ओर देखा, फिर अपना सामान पैक करने और जाने के लिए खड़ी हो गई। इसी समय फोन बज उठा। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, चमत्कारिक डॉक्टर जियान, क्या अब आप फ्री हैं? जियान जिंग र का मूड ठीक नहीं था, इसलिए उसने फोन काट दिया। फोन बजता रहा। जियान जिंगर ने बस अपना फोन बंद कर दिया। वह अभी इसके मूड में नहीं थी। हालांकि जियान जिंग एर की आंखों में दया की झलक दिखी। चमत्कारी डॉक्टर जियान, बहुत समय हो गया था जब किसी ने उसे इस नाम से पुकारा था। हास्यास्पद, पिछले 3 सालों से जियान जिंगर बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे अब भी याद रखेगा। चमत्कारी डॉक्टर जियान का पता बहुत पुराना लग रहा था। समय इतना शक्तिशाली है कि वह हमेशा लोगों को अचंभित कर देता है। जियान जिंग र ने आत्महीनता से कहा, अन्य लोग मुझे चमत्कारी डॉक्टर जियान के रूप में सम्मान देते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से मैं सबसे अधिक प्यार करता हूं, वह मेरे साथ कचरे जैसा व्यवहार करता है। ये हास्यास्पद है। थोड़ी देर बाद जियान जिंग र शांत भाव से खड़ी हुई। शायद वे नहीं जानते थे कि वर्तमान जियान रुकसिंग हो परिवार की पहुंच से बाहर का अस्तित्व था। इसी तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि फोन के दूसरी तरफ कोई निराशाजनक स्थिति थी। डेमन प्रांत, शंघाई, प्राचीन ली परिवार के आंगन में। दानव प्रांत में हर कोई जानता था कि ली परिवार, जो दानव प्रांत के शीर्ष कुत्ते के रूप में जाना जाता था, चिंता और बेचैनी से भरा हुआ था। लीकुन ने दुखी होकर कहा, पिताजी, क्या अन्य लोग वास्तव में दादाजी को बचाने में असमर्थ हैं? जियान जिंगार बहुत असंवेदनशील है। ली परिवार का युवा स्वामी स्पष्टतः बहुत असंतुष्ट था। थप्पड़। अप्रत्याशित रूप से ली परिवार के मुखिया ने तुरंत लीकुन को थप्पड़ मार दिया। लीतियान का चेहरा सफेद हो गया था और वह दांत पीसते हुए लीकुन पर दहाड़ रहा था। लीकुन, चुप रहो। तुम मुझे डांट सकते हो, लेकिन चमत्कारी डॉक्टर जियान की बुराई नहीं कर सकते। अगर बात बाहर निकल गई तो तुम मर जाओगे। लीकुन वहीं दंग रह गया। उसके पिता, जिन्होंने बचपन से ही उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था, वास्तव में उसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए थप्पड़ मार रहे थे जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। और यह केवल इसलिए था क्योंकि लीकुन ने थोड़ी शिकायत की थी। ये सोचते हुए लीकुन ने बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे कर लिया। ली परिवार के सभी लोग लीतियान की ओर देखने लगे। लीतियान ने अपने बेटे की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें यह नहीं समझाऊंगा। बस इतना जान लो कि संत झांग को भी डॉक्टर जियान को अपना गुरु कहना पड़ता है। जैसे ही उसने ये कहा, ली परिवार चुप हो गया। संत झांग, वह एक अद्भुत चिकित्सक थे जिनके बारे में देश का हर व्यक्ति जानता था। ऐसा कहा जाता है कि संत झांग की चिकित्सा कुशलता मृतकों को भी पुनर्जीवित कर सकती थी। हालांकि ऐसे व्यक्ति को वास्तव में जियान जिंग र को अपना गुरु कहना था। ये तो बहुत ही भयानक था। लीकुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यहाँ तक कि ली परिवार भी ऐसे अस्तित्व को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन लीकुन ने वास्तव में चमत्कार डॉक्टर जियान की बुराई करने का साहस किया। चमत्कारी डॉक्टर जियान ली परिवार को इस धरती से गायब करने में सक्षम था। ये सोचते हुए लीकुन घबराकर घुटनों के बल बैठ गया। पिताजी, अब मुझे पता चल गया है कि मैं गलत था। लीतियान ने अपने सबसे बड़े बेटे की ओर देखा, जिससे उसे बचपन से ही बहुत उम्मीदें थीं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने आह भरी और खिड़की के सामने खड़ा हो गया। लीतियान ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। चमत्कारी डॉक्टर जियान इस समय सी सिटी में हैं। जाओ और व्यक्तिगत रूप से चमत्कारी डॉक्टर जियान से माफ़ी मांगो। फिर सम्मानपूर्वक चमत्कारी डॉक्टर जियान को अपने दादा को बचाने के लिए वापस बुलाओ। जब लीकुन ने यह सुना तो उसने तुरंत सिर हिला दिया। लीतियान ने उसे चिंतित होकर याद दिलाया, जल्दी जाओ। जब तुम सी सिटी पहुंचो तो याद रखना कि चमत्कारी डॉक्टर जियान को नाराज मत करना। अगर तुम उसे नाराज करोगे तो। लीकुन ने तुरंत कहा, पिताजी, चिंता मत करो। मैं वादा करता हूं कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा। लीतियान ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। लीकुन खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा। लीतियान ने फिर कहा, याद रखो, तुम्हारे दादाजी का जीवन तुम्हारे कार्यों पर निर्भर करता है। इस बिंदु पर लीकुन ने महसूस किया कि उस पर बोझ भारी और भारी होता जा रहा था, और वह जियान जिंग र के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गया। सी सिटी, सेंट्रल रेजिडेंस। लियू शिन र ने हो जियाओयू और श्रीमती हो को खदेड़ दिया। श्रीमती हो ने कहा, शिन एर, तुम सबसे अच्छी हो। जियान जिंग एर इतने सालों से एक अनाम डॉक्टर रही है।
वह जुनलाई के योग्य कैसे हो सकती है? श्रीमती हो ने कार से उतरते ही लियूशिन र की प्रशंसा की। लियूशिन र ने केवल मुस्कुराकर विनम्रतापूर्वक कहा, नहीं मिस्टर हो, मुझसे कहीं अधिक सक्षम हैं। मिस्टर हो के सामने मैं बस धूल का एक कण हूँ। हो शियाओयू ने अपने सामने स्थित आलीशान विला को उत्साह से देखा और गहरी सांस ली। बहुत समय नहीं बीता होगा जब यह विला हो शियाओयू का हो गया। हो शियाओयू अपने दिल में उत्साह को दबा नहीं सकी। हो शियाओयू ने तुरंत कहा, बहन शिन एर माँ, यही है। मेरे भाई ने ये घर खरीदा है। जियान जिंग एर जैसे घटिया इंसान के पास ये कैसे हो सकता है? श्रीमती हो ने अपने सामने स्थित विला की ओर देखते हुए सिर हिलाया। लियूशिन र ने मन ही मन उपहास किया। हो परिवार लियूशिन र के लिए शीर्ष तक पहुंचने का एक कदम मात्र था। जब तक वह हो जुनलाई को पा सकती थी, लियूशिन र को विश्वास था कि हो परिवार में सब कुछ 2 साल से भी कम समय में उसका हो जाएगा। उस समय लियूशिन र निश्चित रूप से पूरे सी सिटी की शीर्षस्थ कुतिया बन जाएगी। वह ली परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम हो सकती है। ये सोचकर और कैसे योजना बहुत आसानी से संपन्न हो गई। लियूशिन र अच्छे मूड में थी। जब पेड़ गिरते हैं तो बंदर बिखर जाते हैं। लियूशिन र ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। यह विला शियाओयू का होना चाहिए। जियान जिंग र इसके लायक कैसे हो सकता है? जब हो शियाओयू ने लियूशिन एर की बातें सुनी तो वह अच्छे मूड में थी और विला के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। हो शियाओयू के मन में लियूशिन एर अत्यंत शक्तिशाली थी। हो शियाओयू ने सोचा कि जब तक लियूशिन एर मदद करती रहेगी, यह विला उसका हो जाएगा। इस समय जियान जिंग र ने अपना सामान पैक कर लिया था। वह सोफे पर बैठी हुई घर में मौजूद फर्नीचर को देख रही थी जिसे हो जुनलाई ने खुद सजाया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के साथ रहने का आनंदमय अवसर कल ही घटित हुआ हो। लेकिन जब पेड़ गिरते हैं तो बंदर तितर बितर हो जाते हैं। जियान जिंग र अब जाने वाला था। जियान जिंग र अपनी मीठी यादों से भरे इस घर को छोड़ने वाली थी। जब जियान जिंग र ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे तब ये घर पहले से ही उसका था। हालांकि हो जुन ने कहा था कि यह घर जियान जिंगर के लिए छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जियान जिंगर इसे नहीं चाहती थी। ये सोचते हुए जियान जिंग एर ने हो जुनलाई की आंखों में गंभीरता और दृढ़ संकल्प के बारे में सोचा और उसने कहा कि वे अब एक ही दुनिया के लोग नहीं थे। अंत में जियान जिंग र अब उसके लायक नहीं था। पिछले 3 वर्षों से हालांकि जियान जिंग र साधारण थी, वह हमेशा अपने पति से दिल की गहराइयों से प्यार करती थी। जुनलाई की खातिर जियान जिंग र कुछ भी करने को तैयार थी। जियान जिंग एर ने बिना किसी शर्त के अपना दिल हो जुनलाई को दे दिया। बदले में उसे यही मिला। बदले में हो जुनलाई ने कहा कि वे एक ही दुनिया से संबंधित नहीं थे। बदले में उसे हो जुनलाई से भी तिरस्कार मिला। कितना हास्यास्पद है! ये कैसा प्यार था? ये तो किसी व्यापारिक सौदे जैसा था। जैसे ही जियान जिंग र के चेहरे पर आत्महीनता भरी मुस्कान आई, दरवाजे की घंटी बजी। जियान जिंग र को होश आया और वह भौचक्की रह गई। फिर उसने दरवाज़ा खोला। उसने दरवाजे के बाहर लोगों को खड़े देखा। जियान जिंग एर ने उत्सुकता से पूछा, माँ शियाओयू, आप लोग यहाँ क्यों हैं? जियान जिंग र श्रीमती हो को अपनी माँ कहकर संबोधित करती थी। पिछले 3 सालों में जियान जिंग र को इसकी आदत हो गई थी। हालांकि श्रीमती हो ने भौहें सिकोड़ लीं, उनकी आंखें असंतोष और तिरस्कार से भरी थीं। श्रीमती हो ने तुरंत कहा, मुझे ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। हो शियाओयू ने जियान जिंग र की तरफ देखे बिना ही साफ साफ कहा, जियान जिंग र, तुम्हें समझना होगा कि यह मेरे भाई का घर है। तुमने इसके लिए पैसे नहीं दिए हैं। हो शियाओयू के शब्द बहुत कठोर थे। जियान जिंग र अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने उस पोशाक वाली महिला की ओर देखा। वह लियू जिना थी। जियान जिंग र ने पूछा, आप कौन हैं? जैसे ही जियान जिंग र ने पूछा, हो शियाओयू ने उसे बीच में रोक दिया। हो शियाओयू ने कहा, चले जाओ। जियान जिंग र, मैं बहन शिन र को अपना बड़ा विला दिखाना चाहता हूँ। हो शियाओयू ने जियान जिंग एर को धक्का दिया और अंदर चला गया। लियूशिन एर ने जियान जिंग एर को दया और उपहास से देखा। फिर वह श्रीमती हो और हो शियाओयू के साथ घर में दाखिल हुई। जियान जिंग र ने आह भरी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह हो जुनलाई के साथ अच्छे संबंधों की उम्मीद कर रही थी। आखिरकार वे इतने लंबे समय से पति पत्नी थे, इसलिए चीज़ों को इतना खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह विचार मन में रखते हुए जियान जिंग र रसोई घर में गई और उन तीनों के लिए पानी डाला। हो शियाओयू ने उत्साह से घर को देखा। जल्द ही ये बड़ा विला उसका हो जाएगा। लियूशिन एर ने जियान जिंग एर की ओर अपनी भौहें उठाने से पहले लापरवाही से घर के चारों ओर देखा। लियूशिन र ने कहा, जियान जिंग
तुम लोग पहले से ही तलाकशुदा हो, इसलिए बेहतर है कि अच्छे संबंधों के साथ अलग हो जाओ। यह विला तुम्हारा नहीं है। जियान जिंग ने भौहें सिकोड़ी। शुरू से लेकर अब तक उसने कभी इस विला को स्वीकार करने की योजना नहीं बनाई थी, तो लियूशिन ने ऐसा क्यों कहा? जियान जिंगर ने औपचारिकता नहीं निभाए और पलटकर कहा, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन ये हमारे परिवार का मामला है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में क्या आप बहुत ज्यादा दखलंदाजी और असभ्य नहीं हो रहे हैं? जब लियूशिन ने ये सुना तो उसके चेहरे पर तुरंत काले बादल छा गए। लियूशिन को उम्मीद नहीं थी कि जियान जिंग इस तरह बोलने की हिम्मत करेगी। वह तो बस एक बेकार चीज थी। उसे इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? श्रीमती हो असंतुष्ट थीं। श्रीमती हो ने कहा, पारिवारिक मामला क्या है? जियान जिंगर, कुछ सम्मान रखो। जुनलाई ने पहले ही तुम्हें तलाक दे दिया है। अब हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जुनलाई ने इतने सालों तक तुम्हारे जैसे बेकार आदमी को पाला है। क्या तुम अब भी मुफ्तखोरी जारी रखना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं ही थी जिसने जुनलाई से तलाक लेने के लिए कहा था। तुम जैसी घटिया लड़की जुनलाई के साथ खड़े होने के लायक नहीं है। तुम पहले से ही इतनी किस्मत वाली हो कि तुमने उससे शादी कर ली, समझे? अरे साले, क्या तूने पिछले कुछ सालों में कुछ सुधार किया है? तू तो सिर्फ मुफ्तखोरी करना जानता है। श्रीमती हो के उपहास और रवैये ने जियान जिंग को स्तब्ध कर दिया और उसे बहुत गुस्सा आया। ... उसने क्या कहा? क्या ये घर जियान जिंग और हो जुनलाई का नहीं था? एक बाहरी व्यक्ति ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो जियान जिंग ने पलटवार किया, लेकिन फिर उसकी सास ने उसका इस तरह अपमान किया। जियान जिंगार बेकार है। उसकी सास का उसे परेशान करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को लाने का क्या मतलब था? जियान जिंग ने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए और वह हो जुनलाई की किसी भी संपत्ति को स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती थी। लेकिन अब न केवल जियान जिंग को कोई आभार नहीं मिला, बल्कि उसे डांटा भी गया। कितना हास्यास्पद है। जियान जिंगार बेकार था। यदि जियान जिंग न होती तो क्या हो परिवार 3 साल पहले गरीबी से अमीरी में पहुंच गया होता। पिछले कुछ वर्षों में यदि जियान जिंग ने हो जुनलाई के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं किया होता तो वह सामाजिक सीढ़ी पर कैसे चढ़ पाता। अब जब वह अपनी उपयोगिता खो चुकी थी तो उन्होंने उसे सड़क पर फेंक दिया और दोषारोपण का खेल भी खेला। कितनी बेशर्मी है। इस समय हो शियाओयू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जियान जिंग मेरी माँ सही कह रही है। तुम में ऐसा क्या अच्छा है? मेरा भाई इतना उदार था कि उसने कुछ सालों तक तुम्हारे जैसे मुफ्तखोर की देखभाल की। अगर वह इतना नर्म दिल न होता तो उसने बहुत पहले ही तलाक ले लिया होता। अब ये पहले से ही काफ़ी है कि मेरे भाई ने तुम्हें इतना कुछ दिया। तुम इस विला के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। क्या तुम समझती हो? जब जियान जिंगर ने यह सुना तो वह मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। फिर उसने उदासीनता से कहा, चूंकि तुम मेरा अपमान करने आए हो इसलिए कृपया चले जाओ। मैं तुम लोगों को बाहर नहीं देखूंगी। मेरा अब हो परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जियान जिंगर ने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। वह वास्तव में अच्छे संबंधों के साथ अलग होना चाहती थी और परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। जियान जिंग बिना किसी परेशानी के इस शादी को खत्म करना चाहती थी। हालांकि इस समय लियूशिन ने कहा, उसने कहा, जियान जिंग तुम्हें ही यहाँ से चले जाना चाहिए। ये वह घर है जिसे हो जुनलाई ने खरीदा था। इसका तुमसे क्या लेना देना है? ये हो परिवार का घर है। मुझे मत बताना कि तुम कुछ सालों तक मुफ्तखोरी करने के बाद इस घर को हड़पना चाहते हो। जब जियान जिंग ने देखा कि लियू जिंग मतभेद पैदा कर रही है तो जियान जिंग की आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी। थप्पड़। पूरे घर में एक तीखी आवाज गूंज उठी। फिर जियान जिंग ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। जियान जिंगर ने उदासीनता से कहा, यह हमारे परिवार का मामला है। मेरी आलोचना करना तुम्हारा काम नहीं है। हो शियाओयू ने दहाड़ते हुए कहा, जियान जिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने बहन शिन को मारने की हिम्मत कैसे की? जैसे ही वह बोली, हो जियाओयू गुस्से में जियान जिंगार की ओर दौड़ी। जियान जिंग ने हो शियाओयू का हाथ पकड़ा और शांति से कहा, मेरी दयालुता का फायदा मत उठाओ। अगर मैं तुम्हें गंभीरता से नहीं लूंगा तो तुम कुछ भी नहीं हो। क्या तुम समझती हो? कलाई में दर्द के कारण हो शियाओयू अवाक रह गई। हो जियाओयू को उम्मीद नहीं थी कि जियान जिंगार इतना मजबूत होगा। अब जियान जिंग को समझ में आ गया कि ये माँ और बेटी इसलिए आई थी क्योंकि उन्हें डर था कि वह इस विला पर कब्जा कर लेगी। ये बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ेदार। जियान जिंग ने हो परिवार को जो लाभ पहुंचाया था वह इस विला के मूल्य से कहीं अधिक था। लेकिन अब हो परिवार क्या कर रहा था? उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया। जियान जिंग खुद को इतना बेशर्म नहीं बना सकी। इस समय श्रीमती हो स्तब्ध रह गईं। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हो जुनलाई द्वारा त्याग दिया गया एक घटिया डॉक्टर उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करेगा।
श्रीमती हो ने दहाड़ते हुए कहा, जियान जिंग, तुम कूड़े के टुकड़े हो। शियाओ यू को तुरंत छोड़ दो। इससे पहले कि श्रीमती हो अपनी बात पूरी कर पाती, उन्होंने एक दहाड़ सुनी। लियू शिन ने अपना सूजा हुआ चेहरा ढकते हुए जियान जिंग पर चिल्लाते हुए कहा, जियान जिंग, ऐसा लगता है कि आप इसे कठिन तरीके से करना चाहते हैं। जियान जिंग ने हो शियाओयू को एक तरफ फेंक दिया, जैसे कि वह कचरा फेंक रही हो। फिर उसने लियू शिन को देखा और शांति से कहा, तुम खुद को क्या समझती हो? जियान जिंग ने उदासीनता से लियू शिन को देखा। एक पल में लियू शिन को लगा जैसे उसके सामने वाला व्यक्ति लूसीफर था। लियू शिन इतनी भयभीत थी कि वह बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। श्रीमती हो चिल्लाईं, जियान जिंगार। श्रीमती हो को पता नहीं था कि क्या कहना है, इसलिए वह केवल जियान जिंग को घूर सकती थी और गुस्से में दहाड़ सकती थी। जियान जिंग ने अपना फ़ोन निकाला और शांति से कहा, क्या तुम्हें यह विला नहीं चाहिए? ज़रूर, मैं जुनलाई को फ़ोन करूंगी और देखूंगी कि वह क्या कहता है। जब तक हो जून कहता है कि तुम लोग इसे ले सकते हो, मैं यहाँ कुछ भी नहीं लूँगा। चिंता मत करो, ये चीज़ें मेरे लिए बेकार हैं। जब श्रीमती हो और हो शियाओयू, जो होश में आ गई थीं, ने जियान जिंग की हरकतें देखीं तो वे तुरंत घबरा गईं। श्रीमती हो ने आगे बढ़कर जियान जिंग के हाथ से फ़ोन भी छीन लिया। जियान जिंग खुशी से मुस्कुराया। जैसा कि अपेक्षित था, हो परिवार की माँ और बेटी ने हो जुनलाई को यह नहीं बताया कि वे विला पर कब्जा करना चाहती हैं। जियान जिंग हो जुनलाई को अच्छी तरह से जानता था। वह ऐसा घिनौना काम नहीं करेगा। आखिरकार हो जुनलाई को अब एक महान दर्जा प्राप्त हो गया था। हो जुनलाई के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। हो जुनलाई की नज़र में ये घर शायद इतनी परेशानी के लायक नहीं था। हो जुनलाई चाहती थी कि जियान जिंग के साथ संबंध पूरी तरह से टूट जाएं। ... लियू शिन और भी क्रोधित हो गई। लियू शिन को उम्मीद नहीं थी कि वह कूड़े के एक टुकड़े से डर जाएगी। जब वह होश में आए तो लियू शिन जियान जिंग के चेहरे को खरोंचने के लिए आगे बढ़ी। जियान जिंग ने घृणा से मुस्कुराया। जियान जिंग ने लियू जिंग के कर्कश व्यवहार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जियान जिंग ने लियू शिन के तीखे नाखूनों को आसानी से चकमा दिया और लियू शिन के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। लियू शिन की नाक तुरंत टूट गई। एक क्षण के लिए उसकी नाक से खून बहने लगा। तुम मेरे हाथों मरोगे। जैसे ही लियू शिन ने अपनी नाक ढक ली, जियान जिंग ने लियू शिन को लात मार दी। लियू शिन कुछ ही दूरी पर फर्श से छत तक लगे दर्पण से टकरा गई और दर्पण टूट गया। लियू शिन जमीन पर लेटकर रोने लगी। उसकी चीखें वध किए जा रहे सुअर की चीखों जैसी दयनीय थीं। जियान जिंग ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहा। लियू शिन के साथ व्यवहार करते समय वह नर्म दिल नहीं हो सकी। श्रीमती हो और हो शियाओयू को उम्मीद नहीं थी कि जियान जिंग इतना निर्दयी होगा, इसलिए वे कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सके। वे दोनों आश्चर्य से जियान जिंग को देखने लगे। जियान जिंग इतना क्यों बदल गया था? पहले जियान जिंगर डरपोक थी, यहाँ तक कि अगर उसे डांटा भी जाता तो वह पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं करती थी, किसी को मारना तो दूर की बात थी। अब उसने वास्तव में लियू शिन पर हमला करने का साहस किया। दरअसल ऐसा नहीं था कि जियान जिंगर बदल गई थी, उसके पास हमेशा से ऐसी ताकत थी। अतीत में जियान जिंग ने सब कुछ सहन करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बाहरी लोग गपशप करें और वह केवल हो जुनलाई के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती थी। लेकिन इस समय जियान जिंग को और क्या परवाह हो सकती है? जियान जिंग ने लियू शिन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम अपनी हद से ज्यादा बड़ी हो। अभी बाहर निकलो और मुझे दोबारा मत देखना, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। लियू शिन की पिटाई करने के बाद जियान शिन को काफी बेहतर महसूस हुआ। सरल शब्दों में कहें तो लियू शिन आज एक मुक्केबाजी बैग थी। वह मूर्ख थी जिसने खुद को मुक्केबाजी का थैला मानने की पहल की। लियू शिन धीरे धीरे होश में आए और उसने रोना बंद कर दिया। उसने कभी ऐसा अपमान नहीं झेला था। जब से वह छोटी थी, लियू शिन हमेशा दूसरों को परेशान करने वाली अकेली लड़की रही थी। ये पहली बार था जब उसे इस तरह पीटा गया था। उसके आने से पहले लियू शिन ने श्रीमती हो और हो शियाओयू के सामने शेखी बघारी थी कि वह निश्चित रूप से जियान जिंग को भागने पर मजबूर कर देगी। वह इस अवसर का उपयोग दिखावा करने के लिए करना चाहती थी। अब जबकि जियान जिंग ने उसे सबक सिखा दिया था, लियू शिन ने अपमानित महसूस किया। लियू शिन ने दांत पीसते हुए कहा, जियान जिंग तुम कुतिया, एक दिन मेरे हाथों मरोगी। लियू शिन ने क्रूर भाव से निर्दयतापूर्वक कहा। लियू शिन को एहसास हुआ कि वह जियान जिंग को हरा नहीं सकती, लेकिन वह खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह कुछ सम्मान हासिल करने के लिए केवल कुछ निर्दयी शब्द कह सकती थी।
लियू शिन र ने जानलेवा भाव से कहा, तुम सिर्फ लड़ाई करने में माहिर हो। मैं लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ और लियू परिवार की आंखों का तारा हूँ। मेरे लिए तुम जैसे घटिया इंसान को मारना आसान है। बस तुम इंतज़ार करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि जब तुम ऐसे लोगों को नाराज़ करोगे जिन्हें तुम नाराज़ नहीं कर सकते तो क्या होगा। लियू शिन एर ने पहले ही एक योजना बना ली थी। जब समय आएगा तो वह निश्चित रूप से जियान जिंग एर को तब तक प्रताड़ित करेगी जब तक वह मरना नहीं चाहेगी, लेकिन अभी नहीं। लियू शिन र के बोलने के बाद वह उठकर बाहर भाग गई। उसे डर था कि जियान जिंग र उसे पकड़ लेगा और उसे पीटना जारी रखेगा। जब श्रीमती हो ने देखा कि लियू शिन एर भाग गई है तो उसने तुरंत हो शियाओयू को बाहर निकाला और कहा, शियाओयू चलो जल्दी से चलते हैं। हो शियाओयू बहुत क्रोधित थी। यह विला उसके दिमाग में लंबे समय से था, इसलिए उसने दुखी होकर कहा, हम ऐसे ही जा रहे हैं। क्या आप विला जियान जिंग र को देने की योजना बना रहे हैं? श्रीमती हो ने व्यंग्य करते हुए कहा, घबराने की क्या बात है। जियान जिंग र ने लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी को नाराज कर दिया है। मिस लियू द्वारा जियान जिंग र को मौत के घाट उतारने के बाद भी विला हमारा ही रहेगा। अपनी मां की बातें सुनने के बाद हो शियाओयू को तुरंत बेहतर महसूस हुआ। हालांकि हो शियाओयू ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, लेकिन अगर मिस लियू जियान जिंग एर को नहीं मार सकती हैं तो क्या विला अभी भी उनका नहीं होगा। श्रीमती हो मिस लियू पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए उन्होंने दुख जताते हुए कहा, जियान जिंग र एक बेकार चीज़ है, जबकि मिस लियू लियू परिवार की संपत्ति है। अब जब जियान जिंग र ने मिस लियू को मारा है तो क्या लियू परिवार उसे छोड़ देगा? वे उसे मार देंगे। जब हो शियाओयू ने अपनी मां की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। जियान जिंग र जैसा बेकार व्यक्ति लियू परिवार का विरोध कैसे कर सकता है? लियू परिवार के लिए ऐसे बेकार व्यक्ति से निपटना आसान होगा। श्रीमती हो शियाओयू के साथ विला से ऐसे चली गईं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जियान जिंग र ने उपहास किया। चूंकि लियू शिन र भाग्य को ललचा रही थी, इसलिए जियान शिन र केवल उसकी इच्छा पूरी कर सकती थी। डिंग डिंग डिंग, विला के दरवाजे की घंटी फिर बजी। जब जियान जिंग र ने दरवाजा खोला तो बाहर 10 से अधिक मेबैक गाड़ियां खड़ी थीं। कार के पास सूट पहने कई अंगरक्षक खड़े थे। सामने खड़ा व्यक्ति स्पष्टतः एक धनी युवा स्वामी था। ये युवा स्वामी ली परिवार का युवा स्वामी लीकुन था। लीकुन सीधे सी सिटी के लिए उड़ान भरी। जैसे ही वह उतरा, वह तुरंत अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। जियान जिंग र ने असमंजस में पूछा, आप क्या चाहते हैं? लीकुन को याद आया कि उसके पिता ने क्या कहा था, तो वह दिखावा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। उसने एक सौम्य मुस्कान के साथ पूछा, क्या आप चमत्कारी डॉक्टर जियान हैं? जियान जिंग र पहले तो हैरान रह गई। सालों से किसी ने उसे इस नाम से नहीं पुकारा था। जियान जिंग र ने अधीरता से कहा, यह सही है। यह मैं ही हूँ। मेरा समय बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कहो। पीड़ित पहले शिकायत करता है। ये सुनकर लीकुन दंग रह गया। वह आश्चर्यचकित था। लीकुन ने हमेशा सोचा था कि प्रसिद्ध चमत्कारी डॉक्टर जियान सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी होगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चमत्कारी डॉक्टर जियान उसकी उम्र की एक युवा महिला होगी। चाहे वह उसे कैसे भी देखे, वह महान चमत्कारी डॉक्टर जियान की तरह नहीं दिखती थी। दूसरी ओर सी सिटी के फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल के वार्ड में हो जियाओयू ने लियू शिन र को सावधानी से दलिया खिलाया। लियू शिन र बहुत दुखी दिख रही थी और समय समय पर रो रही थी। दरअसल ये सब नाटक था। लियू शिन र को केवल सती चोटें ही आई थीं। वह अस्पताल आए और हो शियाओयू से उसकी सेवा करने के लिए कहा ताकि हो जुनलाई उस पर अधिक ध्यान दे सके। लियू शिन र दर्द से चिल्लाए, आह बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर रोने के बाद लियू शिन र ने हो शियाओयू की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारा भाई आ रहा है या नहीं? अभी समय क्या हुआ है? हो शियाओयू ने तुरंत कहा, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। उसने कहा कि वह थोड़ी देर में तुमसे मिलने आएगा। जैसे ही हो शियाओयू ने बोलना समाप्त किया, हो जुनलाई अंदर आ गई। हो जुनलाई ने अपने मांसल शरीर पर एक फिटिंग सूट पहना हुआ था। उसका अलग और सुंदर रूप लियू शिन र को मंत्रमुग्ध कर रहा था। काफी समय के बाद लियू शिन र को होश आया। लियू शिन र ने तुरंत अतिशयोक्ति से कहा, जुनलाई, तुम्हें जियान जिंग र से पहले ही तलाक ले लेना चाहिए था। वह पागल है। उसने मुझे देखते ही पीटना शुरू कर दिया। हो जुनलाई ने उदासीनता से कहा, मैं जियान जिंग र को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह किसी को नहीं मारेगी। लियू शिन र का गला रुंध गया और उसने कहा, जुनलाई, मैं सच कह रहा हूँ। लियू शिन र की आंखों से आंसू बह निकले और उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आपकी बहन गवाही दे सकती है। उसने पूरी प्रक्रिया देखी है। ये सुनकर हो जुनलाई ने हो शियाओयू की ओर देखते हुए गंभीर भाव से कहा, शियाओयू, क्या ये सच है?
मुझे सच बताओ। हो शियाओयू ने तुरंत गुस्से से कहा, ये सही है। जियान जिंग एक पागल है। भाई, तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। अतीत में वह तुम्हें धोखा देने के लिए विनम्र होने का नाटक कर रही थी। हो जुनलाई ने भौहें सिकोड़ी। हो शियाओयू ने शिकायत की, भाई, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुम मेरे भाई हो। जियान जिंग को लगता है कि चूंकि तुम दोनों का तलाक हो चुका है, इसलिए उसे अभिनय जारी रखने की जरूरत नहीं है। यह उसका असली स्वभाव है। हो जुनलाई चुप था, लेकिन उसे अभी भी जियान जिंग पर विश्वास था और उसने शांति से कहा, मैं जियान जिंग को फ़ोन करूंगा और उससे पूछूंगा। इतना कहते ही हो जुनलाई ने अपना फ़ोन निकाला और कॉल किया। जल्द ही कॉल उठा ली गई। हो जुनलाई ने पूछा, जियान जिंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुमने लियूशिन को घायल किया है? मुझे सच बताओ। फ़ोन के दूसरी तरफ जियान जिंग ने शांति से कहा, यह सही है। मैंने उसे पीटा है। जब हो शियाओयू ने जियान जिंग को ये स्वीकार करते हुए सुना तो उसने तुरंत कहा, भाई, तुमने सुना? जियान जिंग ने स्वीकार किया कि उसने शिन को घायल किया है। ये स्पष्ट है कि वह किस तरह की व्यक्ति है। हो जुनलाई को तुरंत गुस्सा आ गया और उसने पूछना जारी रखा, लोगों को मारने का तुम्हें क्या अधिकार है? जियान जिंगर ने अधीरता से कहा, आपको अपनी अच्छी बहन और उस बेवकूफ़ से पूछना होगा जिसका उपनाम लियू है। मेरे पास अभी भी कुछ है, इसलिए मैं फ़ोन रख रही हूँ। ये कहते हुए जियान जिंग ने फ़ोन रख दिया। ये पहली बार था जब जियान जिंग ने उन दोनों की मुलाकात के बाद से फ़ोन पहले रखा था। जब हो जुनलाई ने फ़ोन कॉल को देखा जो कट चुका था, तो उसे अचानक थोड़ी निराशा महसूस हुई। हो जुनलाई ने अपनी बहन और लियूशिन की ओर देखते हुए पूछा, जियान शिन ने तुम्हें क्यों मारा? हो शियाओयू और लियूशिन तुरंत घबरा गए। आखिरकार वे ही थे जिन्होंने पहले बदतमीजी से बात की थी और जियान जिंग को नाराज़ किया था। गलती तो उनकी थी, जियान जिंग की नहीं। हो जुनलाई ने विला जियान जिंग को दे दिया, लेकिन हो शियाओयू जियान जिंग को विला उसे देने के लिए मजबूर करना चाहती थी। अगर हो जुनलाई को पूरी कहानी पता चल गई तो वह निश्चित रूप से बहुत क्रोधित होगा। एक पल के लिए लियूशिन को कोई बहाना नहीं सूझा, इसलिए वह सिर्फ बातें ही बना सकी। मैं वहां कुछ तय करने गई थी, लेकिन जियान जिंग ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। हो शियाओयू ने तुरंत कहा, यह सही है। उन दोनों ने सोचा कि यह बहाना निश्चित रूप से हो जुनलाई को मूर्ख बना देगा। लियूशिन ने दुखी भाव से कहा, जियान जिंग एक पागल है। चिंता मत करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से जियान जिंग को सी सिटी से गायब कर दूंगा। हो शियाओयू ने बगल से कहा, भाई, देखो बहन शिन तुम पर कितना प्यार लुटाती है। मुझे लगता है कि भविष्य में तुम दोनों एक साथ जरूर बहुत खुश रहोगे। लियूशिन ने भी हो जुनलाई की ओर आशा भरी नजरों से देखा, इस उम्मीद में कि वह सिर हिलाएगा। लियूशिन को तो ये भी लगा कि हो जुनलाई निश्चित रूप से सहमत हो जाएगी। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। लियूशिन ने गलत अनुमान लगाया था। क्या तुम लोग सचमुच मुझे मूर्ख समझते हो? हो जुनलाई ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम लोग सचमुच मुझे मूर्ख समझते हो? मिस लियू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था कि आप वहाँ कुछ करने जा रही हैं, लेकिन मेरी बहन आपके साथ क्यों गई? लियूशिन को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। हो जुनलाई ने हो शियाओयू को देखा और पूछा, शियाओयू, तुम वहाँ क्यों गए थे? हो शियाओयू को समझ में नहीं आया कि कैसे समझाए और हकलाते हुए बोला, मैं हो जुनलाई, जिसने शून्य से एक कंपनी शुरू की थी, वह सही और गलत के बीच का अंतर कैसे नहीं जान सकता था? वह हो शियाओयू और लियूशिन के झूठ से कैसे मूर्ख बन सकता था? मूलतः हो जुनलाई हो शियाओयू और लियूशिन पर विश्वास करती थी। हालांकि लियूशिन और हो शियाओयू की अतिशयोक्ति ने उनके झूठ को उजागर कर दिया। हो जुनलाई ने उदासीनता से कहा, चूंकि आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। जियाओयू, चूंकि मैंने विला जियान जिंगर को दे दिया था, इसलिए तुमने मिस लियू से विला वापस लेने के लिए कहा। मिस लियू ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि वह लियू परिवार की प्यारी बेटी थी और उसने जियान जिंगर पर हमला किया, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियान जिंगर उसे पीटेगा। हो शियाओयू और लियूशिन को उम्मीद नहीं थी कि हो जुनलाई को सब कुछ पता होगा। हो जुनलाई ने गुस्से से कहा, मिस लियू, आखिरकार यह मेरे परिवार का मामला है। आपको इसमें हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? लियूशिन ने तुरंत समझाया, जुनलाई, नाराज मत हो। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। लियूशिन को उम्मीद नहीं थी कि उसकी उत्तम योजना का ऐसा अंत होगा। क्या यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं था? हो जुनलाई ने उदासीनता से कहा, मिस लियू, मुझे बाहरी लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पारिवारिक मामलों में दखल देने के योग्य नहीं हैं।
ऐसा कहने के बाद हो जुनलाई ने हो शियाओयू को देखा और कहा, शियाओयू, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा सगा भाई, लेकिन तुमने वास्तव में मुझे धोखा देने की कोशिश की। तुम बहुत निराश हो शियाओयू ने अपना सिर नीचे कर लिया और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हो जुनलाई ने आगे कहा, भविष्य में अपने काम से काम रखना। इतना कहकर हो जुनलाई मुड़ी और चली गई। लियू शिनरा बहुत गुस्से में थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि हो जुनलाई इसके बाद उससे नफरत करेगी। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। लियू शिनरा ने जानलेवा अंदाज में कहा, मुझे जियान जिंग को मार डालना चाहिए, उस कुतिया को। वे पहले ही तलाक ले चुके हैं, लेकिन वह अभी भी जुनलाई को परेशान कर रही है। लियू शिनएर के उग्र रूप को देखकर हो शियाओयू चौंक गया और वह वार्ड से भाग गया। सी सिटी सेंट्रल पार्क। जियान जिंग आराम से सोफे पर बैठ गया। लीकुन जियान जिंग के सामने आदरपूर्वक चापलूसी भरे भाव के साथ खड़ा था। जियान जिंग ने लीकुन की ओर देखा और उदासीनता से कहा, खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, कृपया बैठिए। लीकुन ने तुरंत कहा, धन्यवाद। उसे धन्यवाद देने के बाद लीकुन सोफे पर बैठ गया। यदि हो परिवार ने यह दृश्य देखा तो वे निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लीकुन ली परिवार का युवा स्वामी था, दानव प्रांत का अधिपति। हालांकि वह वास्तव में जियान जिंग के सामने एक आज्ञाकारी पालतू कुत्ते की तरह था। दरअसल लीकुन को अभी भी जियान जिंग के बारे में संदेह था। हालांकि अपने दादा की खातिर लीकुन केवल जियान जिंग पर विश्वास करने का विकल्प चुन सकता था। लीकुन ने ईमानदारी से कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान, मेरे दादाजी अब और नहीं टिक सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे दादाजी मर जाएंगे। कृपया मेरे दादाजी को बचाएं। जियान जिंग को ओल्ड मास्टर ली की स्थिति के बारे में पता था। यह कोई गंभीर बात नहीं थी, इसका इलाज करना बहुत आसान था। जियान जिंग ने कहा, लोगों के साथ व्यवहार करते समय मेरे कुछ नियम हैं। ये सुनकर लीकुन थोड़ा उलझन में पड़ गया। जियान जिंग ने पानी का घूंट लिया और आगे कहा, नियम सरल हैं। आपको इलाज से पहले जमा राशि जमा करनी होगी। लीकुन ने तुरंत कहा, यह आसान है। लीकुन ने जल्दी से अपनी जेब से अपना बैंक कार्ड निकाला और उसे सम्मानपूर्वक जियान जिंगर के सामने रखते हुए कहा, यह डेमन प्रांत बैंक का गोल्ड मेंबरशिप कार्ड है। इसमें 30 मिलियन युआन हैं। मैंने इसे बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। जियान जिंग ने कार्ड नहीं लिया। लीकुन ने सोचा कि जियान जिंगर को लगा कि पैसे पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए उसने जल्दी से कहा, चमत्कारी डॉक्टर जियान, अगर यह बहुत कम है तो कीमत बताएं। जब तक आप मेरे दादाजी को बचा सकते हैं, ली परिवार आपको भुगतान करेगा। जियान जिंग ने लीकुन की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन ली परिवार को मेरे लिए कुछ करना होगा। लीकुन ने तुरंत कहा, डॉक्टर जियान, कृपया हमें बताएं। जब तक हमारा परिवार ऐसा कर सकता है, हम निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। जियान जिंग ने उदासीनता से कहा, सी सिटी के व्यापारिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली गुट बनाने में मेरी मदद करें। लीकुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, जरूर। ये दानव प्रांत के अधिपति ली परिवार के लिए आसान था। जियान जिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस सौदे से किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं होगा। लीकुन ने पूछा, चमत्कारिक डॉक्टर जियान, हम शंघाई के लिए कब रवाना हो रहे हैं? जियान जिंग के पास पैक करने के लिए ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए उसने सीधे कहा, चलो अब चलें। बस ऐसे ही चले गए। जैसे ही जियान जिंग ने बोलना समाप्त किया, वह खड़ी हुई और दरवाजे से बाहर चली गई। जब लीकुन को होश आया तो वह तुरंत उसके पीछे चला गया। शानदार काफिला तुरंत शंघाई के लिए रवाना हो गया। शंघाई सी सिटी से ज्यादा दूर नहीं था, वहां पहुंचने में सिर्फ 3.5 घंटे का समय लगता था। दूसरी तरफ हो जुनलाई कंपनी में वापस आ गया और कंपनी के प्रबंधन को बैठक के लिए बुलाया। ये बैठक एक विशेष परियोजना के कारण आयोजित की गई थी। ये वर्तमान परियोजना कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ी है। यदि परियोजना सफल रही तो कंपनी अगले स्तर पर पहुंच जाएगी और कम से कम करोड़ों डॉलर कमा लेगी। इसके अलावा इससे कंपनी की प्रसिद्धि में काफ़ी वृद्धि हो सकती है और राष्ट्रीय बाजार में इसके लिए रास्ता खुल सकता है। यदि यह विफल हो गया तो कंपनी को भी भारी दबाव का सामना करना पड़ेगा और वह दिवालिया हो सकती है। चाहे जो भी हो जुनलाई ने इस अवसर को बहुत महत्व दिया। सम्मेलन कक्ष में सभी लोग बहस कर रहे थे। जब तक हो जुनलाई वहां नहीं पहुंची तब तक चीजें शांत नहीं हुईं। हो जुनलाई को बात को इधर उधर घुमाना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने सीधे कहा, हर कोई जानता है कि हम आज मीटिंग क्यों कर रहे हैं। इस समय हमें सफल होने के लिए सहयोग करने के लिए एक शक्तिशाली कंपनी खोजने की जरूरत है। अब हमें बताएं, हमें कौन सी कंपनी चुननी चाहिए? योजना विभाग के प्रमुख ने खड़े होकर कहा, राष्ट्रपति हो, पूरे सी सिटी में लियू परिवार सबसे अच्छा विकल्प है। सभी ने सिर हिलाया। लियू परिवार वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प था। हो जुनलाई चुप रही।
नियोजन विभाग के प्रमुख ने आगे कहा, राष्ट्रपति हो, सी सिटी में कई बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन केवल लियू परिवार ही एक ऐसी कंपनी के साथ सहयोग करने को तैयार है जो अभी अभी स्थापित हुई है। अन्य कंपनियों ने हमारी उपेक्षा की। इसके अलावा लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी वर्तमान में आपके पीछे लगी हुई है। ये कंपनी के लिए एक अच्छा अवसर है। उपस्थित अनेक नेताओं का भी यही विचार था। हो जुनलाई थोड़ा असहाय था। वह लियू शिन एयर की योजनाओं के बारे में जानता था और यह भी कि लियू शिन एयर एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। हालांकि कोई और विकल्प नहीं था। कंपनी की खातिर हो जुनलाई केवल यही विकल्प चुन सकती थी। हो जुनलाई ने कहा, प्रोजेक्ट पर कड़ी नज़र रखें। जहां तक सहयोग की बात है, मैं इसे संभाल लूंगा। बैठक स्थगित की जाती है। इतना कहकर हो जुनलाई मुड़ी और चली गई। कार्यालय में बैठे हुए हो जुनलाई ने लंबे समय तक सोचा और अंततः लियू कॉर्पोरेशन को चुना। कंपनी छोड़ने के बाद हो जुनलाई सीधे अस्पताल पहुंचे। लियू शिन को चिंता थी कि भविष्य में उसे हो जुनलाई से संपर्क करने का मौका नहीं मिलेगा। अंत में हो जुनलाई वास्तव में अपने आप वापस आ गया। इससे लियू शिन बहुत खुश हुई। हो जुनलाई ने कहा, मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूं। हो जुनलाई ने लंच बॉक्स को साइड में कैबिनेट पर रख दिया और लियू शिन एयर की ओर मुस्कुराया। हो जुनलाई ने खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया। हो जुनलाई को लियू शिन एयर से बहुत नफरत थी, लेकिन कंपनी की खातिर उसके पास खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लियू शिन ने धीरे से कहा, धन्यवाद जुनलाई। अगर मैं भविष्य में हर दिन आपके द्वारा भेजा गया भोजन खा सकूं, तो मैं निश्चित रूप से जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लियू शिन एयर की निगाहें देखकर हो जुनलाई ने मुड़कर वहां से चले जाने का मन बनाया। हो जुनलाई ने अपने दिल में घृणा को दबाते हुए खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया और कहा, जब मेरे पास समय होगा मैं हर दिन आपके लिए भोजन लाऊंगा। लियू शिन तुरंत प्रसन्न हो गई। ये पहली बार था जब हो जुनलाई ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। वह मुस्कुराए बिना न रह सकी। लियू शिन ने अचानक पूछा, जुनलाई, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी सहयोग करने के लिए एक शक्तिशाली कंपनी की तलाश कर रही है। क्या आप इस बारे में चिंतित हैं? हो जुनलाई ने तुरंत पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लियू शिन ने सिर हिलाया और कहा, बेशक। लियू कॉर्पोरेशन बहुत शक्तिशाली है। ये छोटा सा मामला हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हो जुनलाई मन ही मन खुश था, लेकिन उसने इसे प्रदर्शित नहीं किया। हो जुनलाई ने कहा, आराम करो, मैं कल वापस आऊंगा। हो जुनलाई मुस्कुराए और जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही वह वार्ड से बाहर निकला, हो जुनलाई के चेहरे पर तुरंत ठंडक छा गई। वार्ड में लियू शिन ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, आखिरकार हो जुनलाई ने फिर भी मेरी बात मान ली। मैं उसे अपना आदमी बना लूंगी। फिर हो जुनलाई की कंपनी भी लियू परिवार की होगी। कुछ देर तक आत्मसंतुष्ट रहने के बाद लियू शिन एयर ने अपना फ़ोन निकाला और अपने अधीनस्थों को फ़ोन करके जियानजिंग एयर पर नज़र रखने का निर्देश दिया। लियू शिन इस अपमान को कभी नहीं भूलेगी। अब उसे जियानजिंग को सबक सिखाने का मौका ढूंढना था। जियानजिंग पहले ही शंघाई पहुंच चुका था। शंघाई डेमोन प्रांत की प्रांतीय राजधानी, डेमोन प्रांत का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र और डेमोन प्रांत का सबसे विकसित शहर था। शहर में प्रवेश करने के बाद ली कुन जल्दी से जियानजिंग एयर के साथ ली परिवार के घर लौट आया। ली परिवार के मुखिया को पहले ही ली कुन का फोन आ चुका था। ये पता चलने के बाद कि ली कुन ने पहले ही जियानजिंग को आमंत्रित कर लिया था, वह अपने दिल में खुशी को दबा नहीं सका और उसने सभी को जियानजिंग के आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए मनो के प्रवेश द्वार पर ले आया।